नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर एफएसओ के संबंधित जो अलग-अलग स्टेट्स के पीवाईक्यू उनकी चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग वर्तमान में 2021 का गुजरात पीसीएस का फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर की चर्चा कर रहे हैं। इस गुजरात पीसीएस के 2021 के पेपर में हम लोगों ने 40 प्रश्नों की चर्चा कर ली है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर के 60 तक चर्चा करेंगे। इस पेपर में फूड सेफ्टी के या फूड साइंस के एग्जैक्टली कहे ना, इस पेपर में फूड साइंस के 150 प्रश्न थे। उन 150 प्रश्नों की हमको चर्चा करनी है। यह 150 की जो लाइन है इसमें हम 60 तक पहुंच जाएंगे आज। ठीक है, आप में से जो लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एफएसओ की, वह जॉब्स वाला के द्वारा चलाई जा रही एफएसओ की इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग 7000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज श्रृंखला चला रहे हैं। यह ज्वाइन करने के लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन ज्वाइन करनी हो, डाउनलोड करनी होगी, या फिर आपको इस नंबर पर, दिखाए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, टोटल प्रश्न का जाएंगे तो 41वां क्वेश्चन है। और आज का पहला क्वेश्चन कि इन द गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सेपरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ, है ना। क्रोमेटोग्राफी हम क्यों करते हैं? क्रोमेटोग्राफी करते हैं जब हमको दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस को या पिगमेंट्स को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। ठीक है, तब हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक का हम यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी के कई टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब आता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पे काम करती है ना। हम तो कहे कि चलो सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन मॉलिक्यूल्स का ये सेपरेशन किस आधार पर होता है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का ये जो सेपरेशन होता है किसके आधार पे होता है, पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे, है ना। हम जिस भी पिगमेंट का, जिस भी कंपाउंड का, जिस भी मॉलिक्यूल का सेपरेशन करना चाहते हैं, जिन मिक्सचर का हम सेपरेशन करना चाहते हैं, उनमें हर मॉलिक्यूल का जो पोलैरिटी होगा वो अलग होगा, और हर मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो अलग होगा। हम उसी के आधार पे क्या कर पाएंगे, उनको सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसी के आधार पे गैस क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, काम करता है। ठीक, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग फॉर्म इन विच अ सिलिकॉन इज फाउंड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिलिकॉन बड़ी आसानी से, जिस फॉर्म में सिलिकॉन बड़ी आसानी से क्या है, मिलता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है इस धरती में वो क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। और सिलिकॉन ऑक्साइड को हम क्या नाम से जानते हैं, क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। यह एक बेसिक कंपाउंड होता है, बेसिक एलिमेंट होता है। किस चीज़ के लिए, कांच की, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसके लिए, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये तुमको क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारे क्या है, 5th यूनिट में पैकेजिंग दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है तुमको, पैकेजिंग पढ़ने को दिया हुआ है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है। ठीक है, खैर, तो हमने क्या बात की, सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करी, जो कि क्वार्ट्ज कहलाता है। वह एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हो गया, जो कि किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिलिकॉन का फॉर्मूला SI हो गया, ऑक्साइड का क्या हो गया, O2 हो गया। एक नॉर्मल सी क्या है बात कहलाती है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज किया जाता है। अभी हमने बात करी है ना, कोई भी ग्लास आप बनाना चाहते हैं उसमें क्या है, बेसिक कंपाउंड क्या रहेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड रहेगा। इसके अलावा उसको कई सेक्टर में यूज किया जा सकता है। जैसे फूड इंडस्ट्री की बात करें तो उसको एंटी केकिंग एजेंट के तौर पे क्या है, यूज किया जाता है इन अ पाउडर्ड फॉर्म। अगेन किया एंटी केकिंग एजेंट के तौर पे बहुत पहले यूज किया जाता था। अब एंटी केकिंग एजेंट्स बहुत सारे नए आ चुके हैं, तो इसलिए इसका यूज कम हो गया है। ठीक है, अगला, एज पर दी एफएसएस लेबलिंग डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 मैंडेटरी रेगुलेशन, polyols may have a laxative effect shall be there on every package of polyol containing food if it contains। ठीक है, कि ये जो लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में बनाया गया था, इसमें बोला गया कि यदि कोई भी खाद्य पदार्थ, यदि कोई भी खाद्य पदार्थ क्या कंटेन करता है, पॉलीऑल कंटेन करता है, तो उसमें क्या पैकेज लगाना होगा, पॉलीऑल्स में हैव लैक्जेटिव इफेक्ट, है ना। लैक्जेटिव इफेक्ट क्या है, होता है, लैक्जेटिव इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट जिसमें क्या होगा, तुमको थोड़ा सा लूज मोशन जैसी स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉलीऑल क्या कॉज करते हैं, लैक्जेटिव इफेक्ट कॉज करते हैं। लेकिन ये जो मैंडेटरी वो है डिस्प्ले है, पॉलीऑल्स में हैव लैक्जेटिव इफेक्ट, या हर कंपाउंड में नहीं जाएगा, ये हर फूड आइटम में नहीं जाएगा, या सिर्फ उन फूड आइटम में जाएगा जिनमें पॉलीऑल का कंटेंट कितना होगा। क्वेश्चन यही है, जिनमें पॉलीऑल का कंटेंट कितना होगा, 10% या उससे ज्यादा। ठीक है, तो समझो यह मेरा फूड आइटम है X, इसमें पॉलीऑल का कंटेंट कितना है, 5% है, तो इसमें मुझे ये डिस्प्ले देने की आवश्यकता नहीं है,
लेवल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा ये जो वाई फूड आइटम है इसमें पॉलीऑल का कंटेंट कितना है, 10.5% है। कितना है, 10.5%। तब फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉलीऑल में हैव लैक्सेटिव इफेक्ट, ठीक है, ये मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि पॉलीऑल जो अपना लैक्सेटिव इफेक्ट शो करते हैं वह 10% से ऊपर होता है जब उनकी मात्रा, तभी वो अपना लैक्सेटिव इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए मुझे क्या है, डिस्प्ले वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। ये बात कहाँ लिखी गई है, 2020 में जो रेगुलेशन लाया गया था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेवलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 लाया गया था, उसके आधार पे इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फूड कंटेनिंग यदि कोई एस्पार्टम और इट्स साल्ट्स है ना, यदि ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है जिसमें क्या डला हुआ है, एस्पार्टम डला हुआ है, ठीक है, या उसका कोई अन्य सॉल्ट फॉर्म डला हुआ है, तो उसमें फिर लगाना पड़ेगा आपको क्या है, फिनाइल कीटोनूरिक्स है ना, कंटेन फिनाइल एलानिन। अब क्या कॉज कर सकता है, एस्पार्टम क्या कॉज करता है, कॉज करता है फिनाइल कीटो यूरिया कॉज करता है, क्या कॉज करता है, फिनाइल कीटोन यूरिया कॉज करता है। तो आपको फिर वो डिस्प्ले में लेके आना पड़ेगा यदि इसमें क्या प्रेजेंट है, एस्पार्टम प्रेजेंट है तो, ठीक है। यदि फूड क्या कंटेन करता है, कैफीन कंटेन करता है, तो उसमें आपको डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, कंटेन एडेड कैफीन, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। पिछली क्लास में याद करो, है ना, पिछली क्लास में याद करो, हमने एक क्वेश्चन लगाया था, उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कंटेन एडेड कैफीन। देखो, कैफीन नेचुरली प्रेजेंट होता है किसमें, कॉफी में और किसमें, चाय में, ठीक है। तो ये तो नेचुरली हो गया। एडेड कैफीन का मतलब क्या होता है, वो जो ऊपर से अलग से लगाया जा रहा है, डाला जा रहा है, एडिटिव के तौर पे डाला जा रहा है, ठीक है, वो एडेड कैफीन कहलाएगा। ये किस में होता है, जो फ्रूट जूस वगैरह आते हैं उनमें होता है, ठीक है, बेवरेजेस आते हैं उसमें होता है। तो फिर आपको वहां डिस्प्ले लगाना पड़ेगा कि एडेड कंटेन्स एडेड कैफीन, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। फूड कंटेनिंग सैक्रिनेटेड सॉल्ट्स है ना, यदि सैक्रिन है और उसका कोई सॉल्ट प्रेजेंट है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, कंटेन सैक्रिन, नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है। यदि उसमें क्या है, ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लूटेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, रे में पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें लिखना पड़ेगा कंटेन्स ग्लूटेन। जैसे गेहूं का आटे का पैकेट उठा लो, आशीर्वाद आटा, उसमें लिखा होगा कंटेन्स ग्लूटेन, ठीक है। यदि उसमें क्या प्रेजेंट है, एमएसजी प्रेजेंट है। एमएसजी क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तुम्हारा अभी मैगी का पैकेट उठाओ, है ना, मैगी घर में पैकेट रखा होगा, मैगी का पैकेट, उसमें लिखा होगा कंटेन्स एडेड एमएसजी। क्या कंटेन करता है वो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट कंटेन करता है, ये मैगी के पैकेट में लिखा होगा, ठीक है। तो अगेन ये कुछ बेसिक वो हैं, लेवल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, किसको कहाँ पे यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, ठीक है। द येलो कलर ऑफ अ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक घी इज ड्यू टू, है ना, जो घी होता है वह येलो रंग में दिखाई देता है हमको। अब वो घी का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण वो येलो कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो येलो कलर ऑफ दी पिगमेंट्स है ना, इज ड्यू टू दी कैरोटीन, किस कारण होता है, कैरोटीन। अब ये कैसे हम बेसिक कॉमन सेंस लगाएं भाई, जैसे गाजर होती है ना, क्या होती है, गाजर होती है, कैरेट जिसको बोलते हो, तो गाजर का भी तो येलो कलर होता है ना, गाजर का भी तो येलो कलर ही होता है, येलो, येलोइश ऑरेंज कह सकते हो, कई बार उसको क्या कह सकते हो, येलोइश ऑरेंज कह सकते हो, पर ठीक है अभी के लिए येलो कंसीडर कर लेते हैं। तो येलो कलर होता है। अब वो किसके कारण होता है, तो उसमें एक पिगमेंट पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो कि कैरोटेनॉइड होता है। क्या होता है, कैरोटेनॉइड होता है। उस कैरोटेनॉइड क्लास का, है ना, कैरोटेनॉइड पूरी क्या होती है, क्लास होती है। उस क्लास में एक कंपाउंड आता है बीटा कैरोटीन, क्या आता है, बीटा कैरोटीन। वही बीटा कैरोटीन यहाँ पे किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, कैरोटीन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेस्ट सोर्स होता है किसका, विटामिन ए का। ये किसका बेस्ट सोर्स होता है, विटामिन ए का बेहतर सोर्स होता है। और यह घी, बटर, गाजर, इन सब के लिए क्या है, कलर के लिए उत्तरदायी। घी, बटर हो गया, कैरेट हो गया, इन सबके कलर के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है ना, क्या होता है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने नीचे क्या है, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें अलग अलग क्या है, फूड आइटम या फूड प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और उनके पिगमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। एक बार जरूर इस लिस्ट से आप गो थ्रू अवश्य करें, ठीक है। चलो अगले आता है, the maximum permissible limit for a free and total गॉसिपॉल इज स्पेसिफाइड फॉर, है ना, गॉसिपॉल की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है ना, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या होती है फ्री एंड टोटल गॉसिपॉल की, और उसको एफएसएस में किसके रूप में बताया जाता है ना। तो मैक्सिमम लिमिट फॉर गॉसिपॉल इज रिकमेंडेड अंडर दिस रेगुलेशन, है ना, एफएसएस फूड प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 के तहत यह किसके लिए बताया गया है, तो यह बताया गया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड कॉटन
सीड फ्लोर के लिए, किसके लिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड कॉटन सीड फ्लोर के लिए इसको रिकमेंड किया गया है। आप सिंपली क्या करना चाहेंगे, आप क्या करेंगे, एफएसएस फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 क्या करेंगे, इंटरनेट में सर्च मारेंगे, एक पीडीएफ की लिंक आ जाएगी, एफएसएसआई की वेबसाइट में पीडीएफ की लिंक आएगी, उस लिंक को आप ओपन करेंगे, आपको वहां पर ये सब मिलेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ग्राउंडनट फ्लोर मिलेगा, कोकोनट फ्लोर मिलेगा, सेसम फ्लोर मिलेगा, कॉटन सीड फ्लोर मिलेगा। लेकिन जो गॉसिपॉल वाली बात की गई है, किसके लिए की गई है, कॉटन के लिए की गई है। अब वापस से बेसिक कॉमन सेंस, गॉसिपॉल क्या होता है, ठीक है, गॉसिपॉल क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है, गॉसिपॉल प्रोटीन होता है, किसका प्रोटीन, कॉटन का प्रोटीन होता है भाई। गॉसिपॉल किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, सॉरी कॉटन में पाया जाता है। गॉसिपॉल किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कॉटन में पाया जाता है। तो फिर आंसर हमारे लिए क्या हो जाता है, और आसान हो जाता है ढूंढना कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक, कि गॉसिपॉल कॉटन में है तो भाई कॉटन यहां से आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। गॉसिपॉल क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, गॉसिपॉल क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि येलो पिगमेंट लाता है, और किसमें पाया जाता है, कॉटन प्लांट में पाया जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, गॉसिपियम कह सकते हैं, है ना। कॉटन प्लांट जो गॉसिपियम कहलाता है उसमें गॉसिपॉल पाया जाता है जो कि येलो पिगमेंट है और टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसके लिए बात कही गई है। अब जैसे वापस से, है ना, वापस से हमने कभी क्या, हमारा जो आंसर था वो क्या था, हमने कॉटन सीड के लिए लगाया, है ना। हमारा कॉटन सीड के लिए कहाँ गया भाई, इसमें देखो कॉटन सीड कहाँ है, ये रहा, कॉटन सीड फ्लोर के लिए हमने बताया, है ना, ये यहाँ पर गॉसिपॉल टॉक्सिन जो रहता है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करी, बात करी, है ना। अब वापस से ऐसे ही मान लो तुमको क्या आ जाता है, सनफ्लावर आ जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे बात कर दी गई सनफ्लावर सीड्स के लिए, है ना, 40 से 45% मिनिमम प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट टेस्टेड सीसम प्रोटीन के लिए बात कर दी गई है ना, सॉल्वेंट टेस्टेड कोकोनट फ्लोर, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सब के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, उस 2011 वाले रेगुलेशन में, है ना, उस इस वाले 2011 वाले रेगुलेशन में सब के लिए क्या की गई है, विस्तार से चर्चा की गई है, ठीक है। आप एक बार जरूर उस रेगुलेशन को ओपन करके देखें, है ना। ये सब आपके यूनिट 10 का क्वेश्चन है ना, यूनिट 10 का, इवन 10 का बस का नहीं है, बाकी जगह भी कवर होगा। यूनिट 10 में कैसे कवर होगा, यूनिट 10 में कवर होगा इस रेगुलेशन की वजह से, क्योंकि ये रेगुलेशन यूनिट 10 में है। लेकिन ये फ्लोर वगैरह की बात करोगे तो ये कई यूनिट से क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। अगला, प्रोसीजर बाय विच एन अथॉरिटेटिव बॉडी गिव्स फॉर्मल रिकॉग्निशन टू एन, है ना, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक अथॉरिटेटिव बॉडी, एक प्राधिकरण, एक अधिकरण, एक संस्था क्या करती है, फॉर्मल औपचारिक रिकॉग्निशन देती है, मान्यता देती है, वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, एक्रेडिएशन, सर्टिफिकेशन, पीर रिव्यू या फिर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अक्रेडिएशन कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्रेडिएशन कहते हैं। और इस प्रकार की अथॉरिटेटिव बॉडी को हम क्या कहते हैं, अक्रेडिएशन काउंसिल कहते हैं या फिर अक्रेडिएशन बॉडी कहते हैं, प्रत्यायन संस्था, क्या कहते हैं हम उसको, प्रत्यायन संस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सर्टिफिकेशन क्या है, लिस्टिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन क्या है, एक बार आप जरूर इसको यहाँ पे देख लें, ठीक है। अगला, एनएबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएबीएल क्या होती है, लेबोरेटरीज होती हैं, उनका नाम क्या है, तो नेशनल एक्रेडिएशन, है ना, उसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, है ना, क्या नाम होता है उसका, नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, एनएबीएल इसका पूरा नाम होता है। यह फसाई के अंतर्गत काम करने वाली क्या है, लेबोरेटरीज, है ना, फसाई के अंतर्गत काम करने वाली क्या है, एनएबीएल लेबोरेटरीज है, ठीक है, जो कि क्वालिटी काउंसिल के लिए क्या करती, काम करती हैं, ठीक है। एनएबीएल प्रोवाइड्स लेबोरेटरी एक्रेडिएशन, है ना, ये क्या करता है, प्रायोगिक जो प्रत्यायन होता है वो उपलब्ध करवाता है, सर्विसेज टू लेबोरेटरीज दैट आर परफॉर्मिंग टेस्ट लेबोरेटरीज, ठीक है। इसको इस तरीके से समझें कि यह क्या है, ये अलग अलग राज्यों में और देश में क्या कर रही हैं, फूड सेफ्टी के लिए, फूड गुणवत्ता के लिए बनाए रखने की क्या लैब काम कर रही हैं। अब ये लैब काम कर रही हैं सही तरीके से या नहीं कर रही हैं, या किन पैरामीटर में काम कर रही हैं, इन पर भी निगरानी करने के लिए तो कोई होना चाहिए। तो इन पर निगरानी के लिए करने के लिए कौन बना हुआ है, एनएबीएल बना हुआ। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एनएबीएल जो है प्रोवाइड्स लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन सर्विस टू लेबोरेटरीज दैट आर परफॉर्मिंग टेस्ट और कैलिब्रेशंस इन अकॉर्डिंग्स विद आईएसओ आईसी, है ना, एंड आईएसओ आदि आदि। ये आपका बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान में रखेंगे कि एनएबीएल क्या है और क्या काम कर रहा है, ठीक है।
चलो, अब NABL के अलग अलग क्या होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना, पब्लिकेशन होते हैं एग्जैक्टली। NABL के यहाँ पब्लिकेशन जो दिए हुए हैं, है ना, उनको आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, है ना। इनमें से खास करके उनको देख सकते हैं जो फूड साइंस से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, उनको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। अगला आता है, विच वन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और अ ब्रांड एंड डिस्क्राइब्स सेवरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज है जो किसी ब्रांड के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में चीज़ों को डिस्क्राइब करती है और चीज़ों की पहचान में क्या करती है, मदद करती है। वो कौन सी चीज़ है, लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोर ब्रांडिंग या सप्लाइंग, है ना। तो किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में यदि आपको जानना है तो आप क्या देखते हैं, लेबल देखते हैं। क्या देखते हैं, लेबल देखते हैं। लेबल सामान्यतः किसके ऊपर प्रिंट किया जाता है, पैकेजिंग के ऊपर प्रिंट किया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप एक प्लास्टिक का च्यवनप्राश खरीदते हैं ना, क्या खरीदते हैं, च्यवनप्राश खरीदते हैं, जो कि एक प्लास्टिक के डब्बे में पैक होकर के आता है। तो उस प्लास्टिक के डब्बे में एक क्या कर दिया जाता है, पॉलीथीन चढ़ा दी जाती है, और उस पॉलीथीन में क्या कर दिया जाता है, बाद में लेबल लिख दिया जाता है, ढेर सारी बातें लिख दी जाती हैं, ठीक है। तो दरअसल लेबल क्या है, वो जो बात लिखी गई है वो लेबल कहलाता है। वो जो पन्नी चढ़ाई गई है वो पैकेजिंग है, वो लेबल नहीं है, वो क्या है, पैकेजिंग है। जो लिखे हुए शब्द हैं वो क्या कहलाता है, लेबल कहलाता है, ठीक है। ये लेबल लगाया जाना कंपलसरी है, कहाँ से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 से। पर्पज क्या है, ताकि ग्राहक को पहचान हो सके आपके उत्पाद और ब्रांड के बारे में। इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, कंज्यूमर सेफ्टी बनी रहेगी, और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, ठीक है। यदि ऐसा ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा, लेबल न लगा जाए तो आपको कैसा पता चलेगा कोई कोई प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट कब है, ठीक है। कुछ लेबल में कुछ बातें क्या होती हैं, कंपलसरी होती हैं, मैंडेटरी होते हैं, लगाना ही पड़ेगा, है ना, जो ये बातें यहाँ पे लिखी होती हैं। कुछ बातें क्या होती हैं, स्पेसिफिकली बतानी पड़ती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने ऊपर क्या पढ़ा, पॉलीऑल के बारे में पढ़ा था, एस्पार्टम के बारे में पढ़ा था, सैक्रिन के बारे में पढ़ा था, तो वो अलग से मेंशन करना पड़ता है ना। यदि कुछ अलग से एलर्जेंस है तो उसके बारे में अलग से बताना पड़ेगा, ठीक। चलो, एज पर दी FSS फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फूड एक्ट 2011 रेगुलेशन, द इन्फेंट कॉफी शिकॉरी मिक्सचर, द परसेंट कॉफी सेल नॉट बी लेस देन, है ना। कि जो फूड सेफ्टी एंड फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फूड एटी रेगुलेशन 2011 है, यदि हम इसके हिसाब से बात करें तो जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, त्वरित कॉफ़ी होती है ना, इंस्टेंट कॉफ़ी सिकॉरी मिक्सचर जो होता है उसमें कॉफ़ी परसेंटेज कितना परसेंट हो सकता है ना। जो कॉफ़ी परसेंटेज होता है मिक्सचर कॉफ़ी सिकॉरी मिक्सचर कॉफ़ी में, इंस्टेंट कॉफ़ी सिकॉरी मिक्सचर में, वो कॉफ़ी परसेंट कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो नॉट लेस देन 51%, ठीक है। तो जो सिकॉरी इंस्टेंट कॉफ़ी सिकॉरी मिक्सचर होता है उसमें कभी भी कॉफ़ी का परसेंटेज 51% से कम नहीं होना चाहिए। बाकी जो 49% हो सकता है वो अदर चीज़ें हो सकती हैं, मतलब शुगर हो गया, कोई फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाई वेट बात करें तो 51% क्या होना चाहिए, हमेशा कॉफ़ी होना चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल में भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। यह कहाँ बात लिखी गई है, एफएसएस पैकेजिंग, ये बात कहाँ लिखी गई है, ये बात लिखी गई है फूड प्रोडक्ट फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 में, ठीक है। अब आता है क्यूमिस इज अ टाइप ऑफ, क्यूमिस क्या होता है, फर्मेंटेड मिल्क होता है, आइसक्रीम होता है, चीज होता है, या फिर फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट होता है। क्यूमिस क्या है, फर्मेंटेड मिल्क होता है। क्यूमिस क्या है, फर्मेंटेड मिल्क होता है, सॉरी। क्यूमिस क्या है, फर्मेंटेड मिल्क होता है। कहाँ से मिलता है, हॉर्स से मिलता है ना। कहाँ से मिलता है, ये हॉर्स से मिलने वाला क्या होता है, मिल्क होता है। मिल्क, ठीक है ना। तो क्यूमिस क्या है, मैर्स या हॉर्स मिल्क होता है, जो कि सेंट्रल एशिया और रसिया वाले रीजन में क्या है, पाया जाता है। ये कैसा होता है, स्लाइटली अल्कोहलिक होता है। होता तो फर्मेंटेड है ना। अब फर्मेंटेड अल्कोहलिक कैसे हो गया भाई, आप फर्मेंटेड करवाओ तुम, है ना। फर्मेंटेड पहले क्या था, दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। भाई तू जब तू फर्मेंटेड करवा देगा उसको तो ऑब्वियस सी बात है अल्कोहलिक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो तो। क्यों, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर दी फर्मेंटेशन। आफ्टर फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यूमिसिस क्या है ना, फर्मेंटेड मिल्क है।
लस्सी जो कि काऊ और बफेलो मिल्क से मिलता है, इंडिया पाकिस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में पाया जाता है। ये क्या होता है, योगर्ट बेस्ड मिल्क होता है ना, दही पे आधारित एक ड्रिंक है ना। लस्सी क्या है, लस्सी आप पहले क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं और फिर दही से क्या बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं। दही क्या हो गया, योगर्ट हो गया, ठीक है। यह स्वीट हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, है ना, कि आप नमक वाली लस्सी पीना चाहते हैं कि शक्कर वाली, ठीक है। फिर बटर मिल्क क्या होता है, मट्ठा होता है जो कि काऊ बफेलो मिल्क से ही आएगा। ये लिक्विड ही होता है, लेकिन कैसा लिक्विड, लिक्विड लेफ्ट आफ्टर आफ्टर चर्निंग बटर सॉर और टेंजी, है ना, कि जब आप दही उठाते हैं क्या करते हैं, दही उठाना मतलब समझते हो, दही उठाना का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं, मथते हैं ना, जब आप दही को मथ देते हैं तो उसमें से क्या मिल जाता है आपको, है ना, जो जामन रहता है उससे दही मथ करके आप क्या निकाल लेते हैं, अपना मटेरियल बटर निकाल लेते हैं, और जो बचा हुआ लिक्विड रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मठा बोलते हैं ना। मट्ठा, बटर मिल्क ही मट्ठा है आपका, वो एग्जैक्टली सेम चीजें दोनों, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जैसे आपको क्यूमिस पूछा गया, वैसे ही आपको क्या पूछा जा सकता है, लेमन पूछा जा सकता है, जो कि काऊ या गोट मिल्क होता है, लेकिन कैसा वाला, फर्मेंटेड वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइटरी फाइबर इज नॉट ट्रू, है ना, डाइटरी फाइबर के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पहला, देयर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज ग्रेटर देन 3। दूसरा, साइलियम हस्क इज सोर्स ऑफ अ डाइटरी फाइबर। तीसरा, कि दे आर डाइजेस्टेबल बाय द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। चौथा, कि दे आर एक्टेड अपॉन बाय गट माइक्रोबायोटा, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज, ठीक है, डाइजेस्टेबल नहीं है, वो क्या है, डाइटरी फाइबर्स डाइजेस्टेबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें ध्यान में रखो, मैंने पीछे कहीं पढ़ाया था कि जो चीजें डाइजेस्टेबल नहीं होती हैं उनसे किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। फिर ऐसे ही एक बाद में पढ़ाया होगा कि डाइटरी फाइबर से क्या मिलता है, 1 ग्राम डाइटरी फाइबर से, है ना, 1 ग्राम डाइटरी फाइबर से क्या मिलता है, 2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, कितनी, 2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो जब डाइजेस्टेबल नहीं है तो फिर एनर्जी कैसे मिल रही है, मैं ही गलत हो जा रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वह डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं, यहां तक बात सही है। लेकिन यदि उनका क्या करवा दें, हम फर्मेंटेशन करवा दें, यदि हम उनका क्या करवा दें, फर्मेंटेशन करवा दें, तो फिर कितनी मिल जाएगी, 2 किलो कैलोरी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 2 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिल जाएगी, ठीक है। दे आर एक्टेड अपॉन बाई गट माइक्रोबोरा बायोटा, बात सही है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट हमारा क्या राइट आंसर है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ICMR NIN डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो ये नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, प्लांट सोर्स से सिर्फ आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं ना, क्या के नेचर के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं। इनका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, हमेशा मोर देन 3 होता है ना, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है, मोर देन 3 होता है। इनको कॉडेक्स एलिमेंटरिस की डेफिनेशन के जो थी, है ना, वही FSSAI ने भी इनकी डेफिनेशन को वो किया हुआ, स्वीकार किया हुआ है। इनको इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना। और कितना मात्रा बताई गई है, 25 से 40 ग्राम पर डे लिया जाना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी गई है, ICMR NIN 2020 की गाइडलाइन में इसको लिखा गया है, ठीक है। पाचन के लिए क्या होते हैं, बेहतर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला आता है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स करंट इज इन अ सॉल्यूशन इज कैरिड बाय, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें जो करंट फ्लो करता है सॉल्यूशन में वह कौन कैरी करता है, मॉलिक्यूल्स कैरी करेंगे, एटम्स कैरी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे, या फिर आयंस कैरी करेंगे ना। बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से तो ना भी जोड़ो तो केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है कि आयंस क्या करते हैं सॉल्यूशन में, करंट को कैरी करते हैं ना। तो आपको ध्यान में रखना है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, ठीक है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कैरी करता है, आयंस कैरी करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। बायोलॉजिकल टिश्यूज में कौन कैरी करेगा, आयंस लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, है ना, ये आयन क्या करते हैं, बायोलॉजिकल टिश्यू में कैरी करते हैं, ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ FSS रेगुलेशन 2011, टोटल यूरिया कंटेंट इन द मिल्क सेल नॉट बी मोर देन, है ना, जो मिल्क होता है उसमें टोटल यूरिया कंटेंट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसमें टोटल यूरिया कंटेंट 700 ppm से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम कितना कह सकते हैं, 70 mg पर 100 ml से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है। ये ये जो परमिशन है कहाँ पे मिल जाएगी आपको? ये मिल जाएगी आपको जो परमिशन, वह फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस रेगुलेशन को जरूर आप डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़े, है ना। यहाँ से पूरी संभावना है कि 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, this limit protects the consumers by preventing adulteration practices, as urea is sometimes illicitly added to increase the apparent content of the milk solid, not fat, है ना, SNF। ठीक है, वापस से खैर आप 2017 नहीं 2021-22 की खबरों को पढ़ेंगे यदि आप, है ना, 21-22 खबरों को, तो भोपाल में सांची दुग्ध डेयरी के द्वारा क्या किया जा रहा था, मतलब डेयरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कर रही थी या बाहर के लोग कर रहे थे, बट सांची के दूध में हो रहा था, है ना, जो पैकेट में दूध आता है उसमें हो रहा था। यूरिया की मात्रा अचानक से बढ़ने लग गई थी, है ना, तो वो 700 ppm से ऊपर जा रही थी। ठीक है, और वो जानबूझ करके एडल्ट्रेशन किया जा रहा था, है ना, जानबूझ करके उसमें क्या किया जा रहा था, एडल्ट्रेशन किया जा रहा था। किस चीज को दिखाने के लिए? फैट कंटेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो जो 700 ppm होता है पर लीटर में, वह दूसरे तरीके से कहें तो कितना हो सकता है, 70 mg पर 100 ml के तौर पे भी जाना जा सकता है। ठीक है, टोटल यूरिया कंटेंट 700 ppm। ठीक, सुक्रोज कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 0.1% होना चाहिए। जब यूरिया पूछा गया तो सुक्रोज क्यों नहीं पूछा जा सकता? नॉट मोर देन 1%, 0.1%। दूध में पानी कितना होना चाहिए? 0%, है ना, 0% होना चाहिए। तुम्हारा दूध वाला जो अहिर दूध लेकर के आता है, पूछना कितना पानी मिलाया, ठीक है, उससे पूछना कि भैया दूध कितने रुपए लीटर देते हो, बोलेगा भैया 60 रुपए लीटर देते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न तुरंत होना चाहिए उससे, भैया प्योर दूध कितना रुपए लीटर दोगे, शुद्ध दूध एकदम। तो फिर उसका जो रेट है 60 वाला, वो कितना हो जाएगा अपने आप? 70 हो जाएगा। मतलब पानी तो था, ठीक है, लेकिन पानी कितना होना चाहिए? 0। डिटर्जेंट कितना हो सकता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाला जाता है फिर भी मार्केट में, बता रहे हैं ना, होना बिल्कुल नहीं चाहिए। सॉल्ट कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 0.15%। न्यूट्रलाइजर्स लाइक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, है ना, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कितना होना चाहिए? नॉट परमिटेड, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अफ्लाटॉक्सिन M1 कितना होना चाहिए, है ना। जब अफ्लाटॉक्सिन B1 का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो क्या मिलता है? अफ्लाटॉक्सिन M1 मिलता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है, टॉक्सिन है, डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए? 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी होना चाहिए। ठीक है, लेड कितना हो सकता है? 0.02 mg पर केजी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना यार बाबू अपना सब। चलो अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ लाइट स्कैटरिंग टेक्निक, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइट स्कैटरिंग टेक्निक पे आधारित है ना। यह क्या करती है? प्रकाश का विक्षेपण कर देती है, स्कैटर कर देती है उसको। ठीक है, कौन सी इसमें इस प्रकार की वो टेक्निक है? तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी है वो? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो इस मेथड पर आधारित है ना। इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना, जो क्या होती है? एक रंगीय प्रकाश होता है। एक रंगीय प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है, यूजुअली फ्रॉम अ लेजर से आता है, इज स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, है ना। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वो स्कैटर्ड कर दी जाती है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, है ना, अलग अलग उसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट फोटॉन्स अंडर गो रैले स्कैटरिंग, है ना। कौन सी स्कैटरिंग होती है उसमें? रैले स्कैटरिंग होती है। कौन सी? रैले स्कैटरिंग होती है। इसके अलावा कुछ में क्या होती है? रमन स्कैटरिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ एफएसएस फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स फूड एक्टिव रेगुलेशन 2011, इस रेगुलेशन से आज हमने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन लगाए। 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से लगाए हमने। सोचो कितने महत्व का है। ठीक है, योगर्ट स्टार्टर कल्चर मस्ट कंटेन, जो योगर्ट स्टार्टर कल्चर होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक होना अति आवश्यक है? सबसे पहले स्टार्टर कल्चर क्या होता है? सबसे पहले स्टार्टर कल्चर क्या होता है? तो इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कौन सा? जीवित जो जीवाणु होते हैं, वो माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट व्हेन एडेड टू अ फूड कॉज अ डिजायरेबल चेंज इन कंपोजिशन और अ टेक्सचर वाया, यूजुअली वाया फर्मेंटेशन। ठीक है, तो मेरे पास दूध है, उसको मुझे दही बनाना है, तो मुझे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डालने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव माइक्रो मैं कलेक्ट करूंगा, उसमें डालूंगा, तो इस चीज को मैं, ये कलेक्शन को मैं क्या बोल देता हूँ? स्टार्टर कल्चर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? स्टार्टर कल्चर बोलता हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि मुझे योगर्ट बनाना है, दही बनाना है, तो उसके स्टार्टर कल्चर में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना अति आवश्यक है?
ठीक है, तो वहां पे कौन सा होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस होना चाहिए और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस का होना अति आवश्यक है योगर्ट स्टार्टर कल्चर के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टर कल्चर में अलग अलग प्रकार के जीवाणु लगते हैं। ठीक है, जैसे योगर्ट या दही में क्या हो गया, बल्गैरिस और थर्मोफाइलस हो गया, है ना। जो ध्यान में रखना है आपको, लस्सी यदि आपको बनाना है तो बल्गैरिस और थर्मोफाइलस आपको फिर से लगेगा। कैफिर बनाना है आपको तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB लगेगा आपको। इसके अलावा क्या लगेगा, ईस्ट लगेगा। कौन सा ईस्ट हो सकता है, लैक्टोबैसिलस केफिरोनोफेंसियसिस हो सकता है, या फिर ल्यूकोनोस्टॉक हो सकता है, या फिर सैक्रोमाइसिस केफिर हो सकता है, कोई भी एक लग सकता है। ठीक है, यदि आपको चेदार चीज बनाना है, बटर मिल्क बनाना है, ब्लू चीज बनाना है, स्विस चीज बनाना, तो सबके लिए अलग अलग स्टार्टर कल्चर होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेन फैक्ट लिखे हुए, जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, मेन फ्लेवरिंग कंपाउंड होता है किसमें, दही में। ठीक है, डाई स्टाइल क्या होता है, मेन एरोमेटिक कंपाउंड होता है किसमें, बटर मिल्क और एरोमा में। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं डाई स्टाइल का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो योगर्ट होता है उसमें जो दो हमने पढ़े हैं ना, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस पढ़े, वो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। किसमें होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेसिक टर्म है जिसमें दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लिमैक्टेरिक फ्रूट, है ना। इस क्वेश्चन को, क्लिमैक्टेरिक फ्रूट कौन सा है कौन सा नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग कम से कम 10 बार लगा चुके हैं अलग अलग पेपर्स में। ठीक है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, पक्का है, आता ही आता है। ठीक है, अभी निम्नलिखित में से कौन सा क्लिमैक्टेरिक फूड है ना, क्लिमैक्टेरिक फ्रूट क्या होते हैं, वो जो हार्वेस्ट करने के बाद भी, तोड़ने के बाद भी क्या होते हैं, लगातार पकते रहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आम तोड़ लेते हो, लेकिन यदि उसको कच्चा आम तोड़े हो तो 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, वो अपने आप पक जाएगा। ठीक है, ये क्लाइमेक्टेरिक फूड कहलाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनमें इथाइलिन क्या होती रहती है, प्रोड्यूस होती रहती है। इथाइलिन क्या होती है, राइपेनिंग गैस होती है। क्या होती है, इथाइलिन क्या होता है, प्लांट हार्मोन होता है ना। राइपेनिंग हार्मोन बोल सकते हैं। यह क्या होता है, फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट क्या होते हैं, है ना। यदि यहाँ के हिसाब से बात करें तो एप्पल है, बनाना है ना, मैंगो है, पपाया है, गुआ है, पीर है। पीर क्या होता है, नाशपाती होता है, और नाशपाती किधर लिखा हुआ तुम्हारा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुमको याद में रखना है। ठीक इसके अलावा प्लम, पीच, एप्रिकॉट, टमाटो, फिग, है ना, चीकू या सपोटा, इसके अलावा पैशन फ्रूट और मेलन, ये सब क्या होता है, क्लाइमेक्टेरिक होते हैं। और नॉन क्लाइमेक्टेरिक लिस्ट नीचे दी हुई है, जरूर इससे आपके थ्रू करें। ठीक, अगला, दिस सॉल्यूशन कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन अ खोआ, मिल्क एक्सेट्रा। निम्नलिखित में से कौन से सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है खोआ और मिल्क में स्टार्च की मात्रा को पता करने के लिए। ठीक है, तो खोआ और मिल्क और इन सब में स्टार्च की मात्रा को पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आयोडीन का यूज किया जाता है। इसी आयोडीन का यूज आजकल आप लोगों ने क्या देखा होगा, इंस्टाग्राम के रील में देखा होगा, जो फूड ब्लॉगर की कम्युनिटी इनके द्वारा देखा होगा आपने। मार्केट में एक क्या है, फ्रॉड चल रहा है, जिस फ्रॉड का शिकार हम सब हो चुके हैं, वो है एनालॉग पनीर। कौन सा, एनालॉग पनीर। पनीर होता है और फिर क्या होता है, एक एनालॉग पनीर होता है। ठीक है, एनालॉग पनीर क्या है, सिंथेटिक पनीर है, लैब में बनाया हुआ पनीर है। इसमें किसी प्रकार से किसी प्रकार का दूध का प्रयोग नहीं किया गया इसको बनाने में। ठीक है, अब ये एनालॉग पनीर कौन सा पनीर है कौन सा नहीं है, हम कैसे इसकी जांच करें, तो उसके लिए क्या होता है, हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, टिंक्चर का यूज करते हैं, टिंक्चर सॉल्यूशन का यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड आयोडाइड होता है। क्या होता है, आयोडीन और क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक है, ये क्या कलर देता है, ब्लू या ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से यदि ये क्या करेंगे, आप पनीर लेंगे और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, यदि वो ब्लैक हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, सिंथेटिक है, एनालॉग है। यदि वो ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, वह नेचुरल है, एनालॉग नहीं है। ठीक है, तो स्टार्च में ऐसे हम पता कर लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ब्लू ब्लैक कलर से। यूरिया पता करना है तो हम क्या यूज करेंगे, यूरिया पता करने के लिए हम डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड रिएजेंट का यूज करते हैं। पैरा है ना, ये क्या है, पैरा कंपाउंड है, तो पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड रिएजेंट का यूज किया जाता है, इससे येलो कलर आता है। यदि दूध में क्या है,
यूरिया है और आप डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाइल्डिहाइड सॉल्यूशन डालेंगे, रिएजेंट डालेंगे, तो दूध पूरा क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। ठीक है, यदि आप डिटर्जेंट डला हुआ है तो उसको क्या करें, वाटर के साथ सेक करें तो क्या आ जाएगा, झाग बनेगी, क्या बने, परसिस्टेंट फोम, एक झाग बनेगी जो लंबे समय तक क्या रहेगी, टिकी रहेगी। ठीक है, दूध यदि सादा ताजा और शुद्ध दूध है, उसको भी यदि आप क्या करेंगे, आप सेक करेंगे तो उसमें भी झाग बनेगी, लेकिन वो झाग परसिस्टेंट नहीं होगी, थोड़ी देर में अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि उसमें डिटर्जेंट है और उसको तुमने सेक किया तो वो जो झाग बनेगी वो थोड़े समय तक टिकेगी, है ना। फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड हैनर्स टेस्ट होता है ना, ये कंसनट्रेटेड SO4 अंडर मिल्क रहता है ना, ध्यान में रख लेना सब। अगेन कौन कौन सी रिएजेंट, कौन कौन सी सॉल्यूशन दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मेरे ख्याल से इतना आप समझ रखते हैं। ठीक है, अगला आता है कैजन मीन्स। कैजन क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन, कंटिन्यूस मैनेजमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, फूड सेफ्टी की लाइन में, फूड सिक्योरिटी की लाइन में, है ना, हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की चीज़ को क्या कहते हैं, कैजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सतत सुधार, है ना, निरंतर सुधार को हम क्या कहते हैं, कैजन कहते हैं, जो कि एक जापानीज क्या है, शब्द है, जो कि जापानीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। यह शब्द पहली बार टोयोटा सिस्टम के द्वारा यूज किया गया था। टोयोटा जो इलेक्ट्रिकल वाहन प्रोड्यूसन है ना, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है टोयोटा, उसके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना। जो कैजन दो शब्दों से मिलकर बना है, कैजन मतलब होता है, कै मतलब होता है चेंज, जेन मतलब क्या होता है, गुड बेटर, है ना, चेंज फॉर बेटर, लगातार क्या करना, कुछ बेहतर करने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, ऐसे एक 5S होता है, 5S में शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, है ना, ये वर्क प्लेस के लिए यूज किया जाता है, हाइजीन के लिए यूज किया जाता है। टीक्यूम आपके पेपर में दिया हुआ है ना, 6th यूनिट में टीक्यूम दिया हुआ है। HACCP आपको दिया है 6th यूनिट में, GMP, SSOP, ये सब 6th यूनिट में आपके दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ISO 22,000 है ना, 22,000 2005 भी आपके उसी में दिया हुआ है, तो ये सब आपको पढ़ना भी है, तो ये ध्यान में रखें आप। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको भी ध्यान में रखें। 59th क्वेश्चन है, FSSAI हैज बीन मैंडेटेड बाय द फूड सेफ्टी एक्ट 2006 फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, है ना। फसाई के कौन कौन से कार्य होते हैं वो यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। ठीक है, और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फसाई का नहीं है। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस टू ले डाउन दी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस इन रेगुलेशन टू द आर्टिकल्स ऑफ द फूड, बिल्कुल सही है, रेगुलेशंस बनाना। दूसरा, लेइंग डाउन द मैकेनिज्म एंड गाइडलाइंस फॉर अक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी चिंगेटिव सर्टिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ फूड एक्सपोर्ट, चौथा बिल्कुल गलत, तीसरा बिल्कुल गलत है। चौथा, प्रमोट जनरल अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज सी, फूड एक्सपोर्ट से इनको कोई मतलब नहीं, इनको क्या मतलब है, फूड सेफ्टी फूड रेगुलेशन से मतलब है। ठीक है, ये सब फंक्शन कहाँ दिए हुए हैं, फसाई एक्ट में सेक्शन 16 में दिए हुए हैं, आप जरूर इनको क्या है पढ़ करके रखें। ठीक है, अगला, विच इज न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम बाय फसाई फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए फसाई ने हाल ही में कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है, तो पुराना सिस्टम था FLRS, नया सिस्टम है फॉसकॉस। नया सिस्टम क्या है, फॉसकॉस नया सिस्टम है, जो कि जून 2020 से में क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। यदि कंज्यूमर को लाइसेंसिंग चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, वो सब क्या कर सकता है, फॉसकॉस से मैनेज कर सकता है। इसको वन नेशन वन फूड सेफ्टी कंप्लायंस के तौर पे देखा जा रहा है। पुराना सिस्टम क्या था, FLRS था, फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम था। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्या थी, डिस्कशन थी, चर्चा थी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।